आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का गांधीवादी युग पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने उदारवादी और युगरवादी युग करवा दिए थे। गांधी युग की शुरुआत हुई थी 1919 ईस्वी से लेकर के 1947 तक, या यूँ कहें आज़ादी तक। गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ वो 20 साल तक रहे थे। प्रवास के दौरान रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। यहीं पर गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ये मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपनी विचारधारा को प्रसारित करने के लिए फिनिक्स सेटलमेंट एवं टोलस्टॉय फोरम की स्थापना की थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने फिनिक्स सेटलमेंट एवं टोलस्टॉय फोरम की स्थापना कहाँ पर की थी? तो वो दक्षिण अफ्रीका में की थी। गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंद स्वराज की रचना 1919 ईस्वी में लंदन जाते समय की थी। सन 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने भारत आने पर 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। भारत आने पर गांधी जी दोबारा राजनीतिक क्षेत्र में उनका सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य गिरमिटिया प्रथा, मजदूरों की भर्ती किए जाने के संबंध का विरोध था। अप्रैल 1917 में गांधी जी दोबारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। ये किसके विरुद्ध था? नील की खेती के विरुद्ध था और बिहार में किया गया था। कौन सा आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह। भारत में गांधी जी दोबारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह 1918 था। गांधी जी ने खेड़ा गुजरात में कर नहीं देने का आंदोलन चलाया। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल की शुरुआत की थी। भूख हड़ताल की सर्वप्रथम शुरुआत कब की थी? अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में। अहमदाबाद के मिल मजदूरों एवं मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ था और मजदूर हड़ताल पर चले गए थे। गांधी जी दोबारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने की थी और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। फिर देखते हैं हम खिलाफत आंदोलन। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को मुस्लिम हिंदू एकता का अवसर माना। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। 13 अगस्त 1920 के दिन को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। खिलाफत दिवस के रूप को कब मनाया गया? 31 अगस्त 1920 को। 1924 में खिलाफत आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 23 नवंबर 1919 को। खत्म कब हो गया था? 1924 में। अब देखते हैं हम असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी दोबारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी थी। असहयोग आंदोलन के कारण थे, क्या क्या कारण थे?
रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, भारतीय स्वराज की मांग इत्यादि कारण पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ। तो ये कारण है रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, भारतीय स्वराज की मांग। असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्य थे शराब का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता एवं अहिंसा पर बल, छुआछूत से परहेज, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, हाथ से बने खादी कपड़ों का प्रयोग, कड़े कानूनों की सभी ने अयोग्य करने देना आदि। असहयोग आंदोलन में ये कार्य शामिल थे। कौन कौन से? शराब का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता, अहिंसा पर बल, छुआछूत से परहेज, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, हाथ से बुने हुए खादी कपड़ों का प्रयोग, कड़े कानूनों को नहीं मानना और कर नहीं देना। गांधी जी ने नागपुर में कांग्रेस के पुराने लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के स्थान पर स्वराज को नया लक्ष्य घोषित किया गया। गांधी जी की इस घोषणा से एनी बेसेंट, जिन्ना एवं पाल ने असंतुष्ट होकर कांग्रेस छोड़ दी। किस किस ने उन्हें कांग्रेस छोड़ दी? इस आंदोलन से एनी बेसेंट, जिन्ना एवं लाला लाजपत राय ने कांग्रेस छोड़ दी। मोहम्मद अली पहले नेता थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। आंदोलन के आरंभ में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद एवं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। केसर ए हिंद की उपाधि किसने वापस की? महात्मा गांधी ने। और राय बहादुर की उपाधि किसने वापस की? जमनालाल बजाज ने। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए 1919-1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा की घटना घटी, जिसमें किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। चौरी चौरा कांड से दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी दोबारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 बरस की कैद की सजा सुनाई, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया। तो असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? सितंबर 1920 में। और समाप्त कब कर दिया गया था? 5 फरवरी, मतलब 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया गया था। जून 1922 में कांग्रेस दोबारा सविनय अवज्ञा जांच समिति का गठन हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में किया गया। किसके दोबारा? कांग्रेस के दोबारा। फिर स्वराज पार्टी देख लेते हैं हम। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके दोबारा की गई? इसका उद्देश्य कांग्रेस के अंदर रहकर चुनावों में हिस्सा लेना और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार की गठन की मांग उठाना था। क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य कांग्रेस के अंदर रहकर चुनावों में हिस्सा लेना और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाना था। मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के दोबारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। फिर नागपुर झंडा सत्याग्रह। 1923 में कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरोध में नागपुर में हुआ। क्या हुआ? नागपुर झंडा सत्याग्रह। गुरु का बाग सत्याग्रह 1922 और 23 ईस्वी में यह सत्याग्रह अपदस्थ महंत और नवगठित शिरोमणि गुरु दोबारा प्रबंध कमेटी के मध्य
विवादित भूमि पर पेड़ काटे जाने के कारण हुआ गुरु बाग का सत्याग्रह। फिर तारकेश्वर सत्याग्रह, ये 1924 ईस्वी में बंगाल स्थित एक भ्रष्ट महंत के विरुद्ध स्वामी विश्वानंद ने प्रारंभ किया। फिर है बाय कोम सत्याग्रह, ये 1924-25 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर राज्य में एझवा कांग्रेस नेता टी के माधवन ने मंदिर में प्रवेश के लिए चलाया। बायकोम सत्याग्रह कब हुआ? 1924 से 25 में मंदिर प्रवेश के लिए चलाया था। फिर हम आगे देखेंगे, पर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद के दोबारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की गई थी। किसके दोबारा की गई थी? सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के दोबारा। दिसंबर 1924 के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना घटी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशनलाल एवं राजेंद्र लाहिड़ी पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। सन 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। चंद्रशेखर आज़ाद के दोबारा सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। चंद्रशेखर आज़ाद के दोबारा सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। फिर है नेहरू रिपोर्ट। 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू के दोबारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। नेहरू रिपोर्ट कब दी गई थी? ये 28 अगस्त 1928 को। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस को पहला पूर्ण स्वराज्य का दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया। मतलब औपनिवेशिक राज्य का पहला एवं पूर्ण स्वराज्य का दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ दिन के बाद नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट से सिख लोग भी असंतुष्ट थे। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च 1929 ईस्वी में 14 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया। मोतीलाल नेहरू ने पब्लिक सेफ्टी बिल को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? पब्लिक सेफ्टी बिल को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की। फिर साइमन कमीशन। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की हत्या करवाने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या अक्टूबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु के द्वारा कर दी गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में ट्रेड डिस्प्यूट सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया। साइमन कमीशन कब आया? 3 फरवरी 1928 को। गठन कब हुआ? 1927 को। और किस नेता की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरुद्ध? वो हुई थी लाला लाजपत राय की। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन।
29 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को पूर्णतः निरस्त घोषित कर दिया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा शुरू करने का अधिकार दिया गया। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस दोबारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई एवं इस दिन को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। आज पढ़ रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को पूर्णतः निरस्त कर दिया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा शुरू करने का अधिकार दिया गया। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई एवं इस दिन को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाने का निश्चय किया? 26 जनवरी 1930 को। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 ईस्वी को लाहौर में हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का दायित्व सौंपा गया। किसको सौंपा गया? महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी के दोबारा 12 मार्च 1930 को अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया गया। लगभग यह यात्रा 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के तट पर नमक कानून तोड़ा। गांधी जी कितने समर्थक के साथ में गए थे? 78 के साथ में। कितने दिन में यात्रा संपन्न हुई थी? 24 दिन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस दौरान वन सत्याग्रह नामक आंदोलन चलाया गया। वन सत्याग्रह आंदोलन किन किन राज्यों में चलाया गया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। बारदोली आंदोलन की सफलता के बाद महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आ गया गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 5 मार्च 1930 को गांधी जी एवं इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। 23 मार्च 1931 को किस किस को फांसी दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। इंकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह के द्वारा किया गया था, यद्यपि इसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। भगत सिंह ने कहा कि क्रांति की तलवार की धार वैचारिक पत्थर पर ही रगड़ने से आती है। क्या कहा था भगत सिंह जी ने? क्रांति की तलवार की धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। भगवती चरण बोहरा ने फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब की रचना की। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब की रचना किसने की? भगवती चरण बोहरा ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के मध्य ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में किया गया था। 7 सितंबर 1931 से प्रारंभ
होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया। इसी आंदोलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा। गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट ने स्वयं के खर्चे पर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज की असफलता पर कहा, सांप्रदायिक मतभेद के बर्फ का पहाड़ स्वतंत्रता के सूरज की गर्मी से पिघल जाएगा। क्या कहा था गांधी जी ने? सांप्रदायिक मतभेद के बर्फ का पहाड़ स्वतंत्रता के सूरज की गर्मी से पिघल जाएगा। फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक है कम्युनल अवार्ड। ये सांप्रदायिक पंचाट था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड जारी किया गया। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया। 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास एवं सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से महात्मा गांधी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? ये 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था। समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट आरक्षित की गई। 17 नवंबर 1932 से लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। 1 अगस्त 1933 को गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। बंगाल में सूर्य सेन के द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना इसी समय की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाक्य, सूर्य सेन इस अस्थायी क्रांतिकारी संगठन के प्रथम थे। कौन प्रथम थे अस्थायी क्रांतिकारी के संगठन के? सूर्य सेन। 16 फरवरी 1930 को इन्हें गिरफ्तार कर 12 जनवरी 1936 को फांसी दे दी गई। सूर्य सेन ने किसकी स्थापना की थी? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की थी और इसे 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई थी। लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम बनाया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया। किसको अलग कर दिया? म्यांमार को। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 ईस्वी के अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र कहा। किसको कहा दासता का अधिकार? 1935 के अधिनियम को। उन्होंने इसे एक ऐसी मशीन की संज्ञा दी जिसमें ब्रेक तो अनेक है लेकिन इंजन एक भी नहीं है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इस समय भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस शासित प्रदेशों के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया।
क्यों दिया था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की अनुमति के बिना ही लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने के लिए कहा था। फिर क्या हुआ आगे? 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने अंबेडकर के साथ मिलकर मुक्ति दिवस मनाया। हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन, कौन सा? त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के उम्मीदवार पटाभी सितार मैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कार्यकारिणी में गांधी जी की तटस्थता के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी की थी? फॉरवर्ड की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसके क्रम में? त्रिपुरी कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के क्रम में। सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। महात्मा गांधी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। और इनका एक प्रसिद्ध नारा भी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 8 अगस्त 1939 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अदबी प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने प्रथम प्रस्ताव पाकिस्तान के लिए कब पारित किया गया था? 1940 में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने की थी, जबकि इसमें पाकिस्तान प्रस्ताव का मसविदा सिकंदर हयात खान ने तैयार किया एवं इसे फजलुल हक ने पेश किया, जिसकी सबरदस्ती खलीक उजमा ने की। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने कब की गई थी? 17 अक्टूबर 1940 को, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे एवं द्वितीय सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू थे। ये पूछ लिया जाता है, प्रथम कौन थे? विनोबा भावे और सेकंड पर जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1940 में। आगे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री इवार तथा चीनी राष्ट्रपति चियांग काई शेक की दबाव स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। यह क्रिप्स मिशन, कौन सा? क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा एवं क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया गया। फिर क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने उत्तर तिथिक चय कहा। क्या नाम कहा? उत्तर तिथिक चय कहा। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव को ऐसे बैंक की संज्ञा दी जो टूट रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान का वकील बनकर भारत आए हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान का वकील बनकर भारत आए थे। 15 सितंबर 1941 को मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसी समय
जापान में रास बिहारी बोस की दोबारा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। कौन सी? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की किसने की? रास बिहारी बोस ने। मोहन सिंह ने किसकी स्थापना की? आज़ाद हिंद फौज की। ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक, आप पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी इसमें किसकी स्थापना किसने की ये पूछ लिया जाता है, पूछते हैं। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक ने भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया। कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन? वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हुआ 14 जुलाई 1942 को प्रस्ताव। फिर आ गया भारत छोड़ो आंदोलन, जो अगस्त क्रांति के नाम से भी फेमस है। अब देखते हैं हम। आरंभ में कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं थी, तो गांधी जी ने कहा, मैं देश के बालों से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस पर इलाहाबाद में नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, ऐसी द्वितीय तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर पड़ सकती है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन कर दूंगा। और तिलक जी ने क्या खाया था इलाहाबाद में तिलक दिवस पर इलाहाबाद में नेहरू जी ने क्या कहा था? हम आग से खेलने जा रहे हैं, ऐसी द्विधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर पड़ सकती है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास कर दिया गया। कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पर किया गया? मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक के मैदान में। गांधी जी ने प्रस्ताव पास होने के बाद करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन प्रारंभ होते ही 9 अगस्त 1942 को सभी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया एवं गांधी जी को सरोजिनी नायडू सहित पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया और कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। कांग्रेस को कौन सी संस्था घोषित कर दिया गया? असंवैधानिक। अब नेक्स्ट देख, सरदार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध 10 फरवरी 1943 को गांधी जी की दोबारा आगा खां पैलेस। सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध 10 फरवरी 1943 को गांधी जी की दोबारा आगा खां पैलेस में 21 दिन तक उपवास की घोषणा की गई। किसके दोबारा 21 दिन की उपवास की घोषणा की गई? महात्मा गांधी जी की दोबारा। कब की गई? 10 फरवरी 1943 को। कौन से पैलेस में? आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ते का गठन किया। यह एक भूमिगत आंदोलन था। भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना मुंबई एवं नासिक में की गई, जिसका मुख्य कार्य कांग्रेस की सूचनाओं को प्रसारण करना था। भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मुंबई एवं नासिक में। कार्य क्या था? कांग्रेस की सूचनाओं को प्रसारण करना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में। बलिया में गांधी बांदी चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समांतरण सरकार स्थापित हुई। बंगाल में मिदनापुर में तमुलुक जातीय सरकार की स्थापना हुई। बंगाल में कौन सी सरकार की स्थापना हुई? तमुलुक जातीय की। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया एवं 23 मार्च 1943 को लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा कर दी। दिसंबर 1943 को लीग के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया गया। साम्यवादी दल, अकाली एवं हिंदू महासभा ने
भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की। किसने भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना आलोचना किसने की? साम्यवादी दल अकाली एवं हिंदू महासभा ने आलोचना की थी भारत छोड़ो आंदोलन की। अंबेडकर एवं तेज बहादुर सप्रू ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की और हिटलर ने उन्हें नेताजी की उपाधि प्रदान की। नेताजी की उपाधि किसने प्रदान की सुभाष चंद्र बोस को? तो हिटलर ने की थी। जर्मनी में सुभाष ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। इसी संस्था द्वारा उन्होंने पहली बार जय हिंद का नारा दिया। जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका मुख्यालय रंगून था। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट महिलाओं के लिए सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एवं गांधी ब्रिगेड की स्थापना किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। झांसी रेजिमेंट, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एवं गांधी ब्रिगेड की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लो एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। इनके पक्ष में तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, के.एन. कार्टजू ने दलील दी। तीनों को फांसी की सजा हुई, किंतु वायसराय ने उन्हें माफ़ कर दिया गया। किन किन को माफ़ किया था? पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लो एवं मेजर शाहनवाज खां को। फिर आगे 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एवं लीग के प्रतिनिधि के रूप में जिन्ना ने हिस्सा लिया। किन किन ने हिस्सा लिया था? कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एवं लीग की तरफ से जिन्ना ने। 18 फरवरी 1946 को मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्थान SMRS तलवार के गैर कमीशन्ड अधिकारियों एवं सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह शीघ्र ही कराची, मद्रास, कलकत्ता में फैल गया। विद्रोह ने MS खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया। सैनिकों ने पटेल एवं जिन्ना के दबाव के फलस्वरूप आत्मसमर्पण कर दिया। किसके दबाव के फलस्वरूप? पटेल एवं जिन्ना के दबाव के फलस्वरूप। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, श्री A.B. अलेक्जेंडर तथा पेंथिक लॉरेंस। कौन कौन से क्रिप्स कैबिनेट मिशन के सदस्य? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, श्री A.B. अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस। कभी पूछ लेता है एग्जाम में, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे जो भारत आए थे। कैबिनेट मिशन ने लीग की पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया। कैबिनेट योजना की लीग ने 6 जून 1946 और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत वे संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव में 296 सीटों में से 208 पर कांग्रेस और 43 पर लीग एवं 4 पर सिखों ने स्थान प्राप्त किया। 24 अगस्त 1946 को पंडित लाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946 को, जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 को लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई।
मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा ऐतिहासिक घोषणा की गई, जिसके तहत जून 1948 के पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। ये घोषणा किसने की थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा। बेबल ने ब्रेकडाउन प्लान 31 मार्च 1947 तक अंग्रेजों को भारत छोड़ने का सुझाव दिया। किसने दिया? बेबल ने 31 मार्च 1947 को। पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, पर अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा। फिर आगे माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। माउंटबेटन योजना को मौलाना आज़ाद एवं पुरुषोत्तम दास टंडन ने अस्वीकार कर दिया। माउंटबेटन योजना को किसने अस्वीकार कर दिया? मौलाना आज़ाद और पुरुषोत्तम दास टंडन ने। बीपी मेनन ने भारत को 2 भागों में विभाजित करने की योजना बनाई। गांधी जी को माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। किसने माउंटबेटन को, गांधी जी को क्या कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने कहा था गांधी जी को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली एवं कांग्रेस की अध्यक्षता जेबी कृपलानी थे। कौन थे? स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने और प्रथम भारतीय एवं अंतिम वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालचारी हुए। तो आज हमने ये गांधी युग कंप्लीट करवा दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन स्टूडेंट्स को। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और कोई कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।